तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे द्विध्रुव के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में जान लिया था कि कहां पर किस प्रकार से विभव निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं और सीखने वाले नई नई चीजें। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो और मजा आएगा। तो हमने क्या लिखा था, हमने देखा था कि हमारे पास अगर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र, अगर इस प्रकार से हमारे पास द्विध्रुव है, यहां पर ऐसे रखा है P, ठीक है, और यहां पर जो बिंदु है वो क्या है x, 0, और यहां पर जो बिंदु है वो है 0, y, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि क्या क्या निकलता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव और विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो यहाँ पे आपने मुझे बताया था कि यहाँ पर इसका जो वो विद्युत क्षेत्र आएगा वो E के बराबर होगा और वो निकलेगा 2kp/x³ फॉर्मूले से, 2kp/x³ फॉर्मूले से। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ मतलब इससे पीछे की तरफ वो उसका मान होगा kp/x³, ठीक है। और अगर विद्युत विभव पूछता हूं मैं, यहां से आप पूछते हो कि विद्युत विभव कितना भी कितना आएगा, तो आप बोलते kp/r² आएगा, और यहां पर आपसे विद्युत विभव पूछता तो आप बोलते कि ये 0 के बराबर आएगा। ये चारों चीजें आपने सीख ली थी, आपको पता चल गई थी, मैंने आपको बता दी थी। तो हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और नई नई चीजों को आज सीखते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर इस द्विध्रुव को, जो द्विध्रुव है, जो सुपर हीरो है, बहुत फैंटम बन रहा है, इसको अगर मैं रख दूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ क्या करेगी, क्या इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर, उस चीज को हम देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने टॉपिक लिख लिया है द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा द्विध्रुव के साथ, उसको हम देख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, देखो, ये E है, हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने किसको रखा है, हमने रखा है द्विध्रुव को रखा है। तो रख दो भाई द्विध्रुव को। अच्छा, ये देखो, ये द्विध्रुव है, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव है और यहां पर हमारे पास नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों चीजें हमें पता है, ठीक है। ये तो हम द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ये हमने बचपन से ले रखा है, हम बचपन से इस चीज को जानते हैं। अगर हम बचपन से इस चीज को जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि अगर बिल्कुल इसे केंद्र बिंदु से देखूं तो ये दूरी क्या होगी, l और l। ये तो बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। ये चीज तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो आप इसको याद रख लो। तो l और l के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपसे मैं पूछूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है, तो आप बताओ कि इस द्विध्रुव पर कितना बल होगा और कुल बल कितना होगा इसके ऊपर। तो आप बोलोगे कि ये Q है और ये -Q है, ये Q है और ये -Q है। अगर इसकी बात करता हूं तो इसके ऊपर बल इस तरफ होगा जो कि QE के बराबर होगा, और इस पे बात करता हूं तो कि नेगेटिव चार्ज है, इस पर बल इस तरफ होगा और ये भी QE के बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होगी। दोनों की दिशा विपरीत होगी तो मैं बोल सकता हूं कि इसके ऊपर कुल बल जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि F नेट, F कुल बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, द्विध्रुव के ऊपर, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या इससे यह साबित होता है कि इसके ऊपर जो घूर्णन बल होगा वो भी 0 होगा? क्या इससे साबित हो सकता है? क्या आप देख सकते हो इसके अंदर जो घूर्णन बल होगा वो 0 नहीं होगा। एक घूर्णन बल इसके ऊपर लग रहा होगा जो कि इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, इसके अबाउट, ठीक है। जो सेंटर वाला इसका पॉइंट है, जो इसका केंद्र बिंदु है, जो बीच वाला पॉइंट है इसका, इसके ऊपर इसको घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे करके यहां पर ये घूम रहा होगा। मतलब इसके ऊपर कोई घूर्णन बल काम कर रहा है। वो घूर्णन बल मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, घूर्णन बल पता करने के लिए इस डायग्राम को बनाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा साफ सफाई से बना लेता हूं। यहां पर मेरे पास है, ठीक है, ये +Q आवेश है यहां पर, ठीक है, और ये एंगल जो मान लेते हैं हम, ये है थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। इसके ऊपर बल किधर लग रहा है, QE। इस तरफ इस पे बल लग रहा है, इस तरफ इस पे बल लग रहा है। अगर इस तरफ इस पे बल लग रहा है तो आपको मैं बोल सकता हूं कि इसके दो घटक होंगे, QE cos थीटा इधर होगा और QE sin थीटा इधर होगा। QE cos थीटा इधर होगा और QE sin थीटा इधर होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इधर -QE की, इधर QE sin थीटा इधर लग रहा होगा और QE cos थीटा इधर होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बल ऐसा है, कौन सा बल ऐसा है दोनों घटकों में से? इसकी अगर बात करो, इन दोनों में कौन सा घटक ऐसा है जो कि इसको घुमाने में सक्षम है और दूसरा जो है इसको घुमाने में सक्षम नहीं है? तो आप बोलोगे QE cos थीटा की वजह से कोई घूर्णन बल नहीं लगेगा। QE cos थीटा इसको घुमाने में सक्षम नहीं है। QE cos थीटा इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये इसको घुमा ही नहीं सकता। इसको घुमा सकता है सिर्फ QE sin थीटा। कौन घुमा सकता है? QE sin थीटा इसको घुमा सकता है। और कहां घुमा सकता है इसको? इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के सापेक्ष इसको घुमा सकता है। तो कैसे घूमेगा, मतलब घूर्णन बल अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, यह होगा बल QE sin थीटा और इसके बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी क्या है, यह है L। इसकी वजह से आया, किसकी वजह से? इस वाले की वजह से। अगर इस वाले की वजह से निकालता हूं तो कितना होगा, QE sin थीटा
और जिस अक्ष पे घूमना है उससे दूरी l, तो कुल कितना आ गया, कुल इस पे घूर्णन बल जो आया वो टाउ मैंने लिखा, टाउ जी कितना है हमारे पास, टाउ जी आए हैं 2QE साइन थीटा इंटू एल, ये 2 ले लो, एल ले लो और क्यू ले लो, इनको मिला के आपको क्या बना दोगे, आप बना दोगे इसको पी, यानी कि इसका क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसको हमने डाइपोल मूवमेंट बनाया, तो टॉर्क कितना आ गया हमारे पास, पी साइन थीटा आ गया। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो ये P क्रॉस E के बराबर आएगा, टॉर्क जो होगा वो P क्रॉस E के बराबर आएगा। यहां से आप चेक भी कर सकते हो, कि P क्रॉस E यानी कि P की दिशा किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये P की दिशा है। अगर ये P की दिशा है और ये E की दिशा है, और P और E की दिशा को अगर मैं क्रॉस करता हूं, इसका सदिश गुणनफल करता हूं, तो मुझे डायरेक्शन पता चलेगा किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और इसकी दिशा जो किससे पता चलेगी मुझे, अंगूठे से, जो मेरा अंगूठा है, तो P क्रॉस E अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक्सिस पे अंदर की तरफ जिसके जो टॉर्क है, इसका जो घूर्णन बल है, उसकी दिशा किधर आएगी, अंदर, बोर्ड के अंदर इसकी दिशा हमें पता चल जाएगी, जो कि P क्रॉस E के बराबर भी है। यहां से हमें टॉर्क क्या मिल गया, P क्रॉस E के बराबर मिल गया है। ठीक है, तो अगर किसी द्विध्रुव को हमने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क, जो घूर्णन बल लगेगा, वो P क्रॉस E के बराबर आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, याद रख लो। ठीक है, याद रखना है आपको, और आपको क्वेश्चन करने के उसके ऊपर तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको सिखा देते हैं कि इस पे क्वेश्चन बनता है तो क्या आपको कैसे करना है। चलो आओ क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक छड़ है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। वाह, एक छड़ ऐसी जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, तो हमारे क्या काम की हुई, वो हमारे बिल्कुल काम की है। कैसे काम की नहीं, हमारे किस प्रकार से काम की है, वो ऐसे रखी है। ठीक है, ये छड़ है, इसमें कोई आवेश, कोई द्रव्यमान नहीं है, और इसके ऊपर 2 आवेश रखे हैं, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। इसका जो मास है m है, और इसका जो द्रव्यमान है वो भी m है। ऐसे रखे हैं। जो छड़ है वो क्या है, छड़ के ऊपर, छड़ के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है। ठीक है भाई, और ये एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा है, ऐसे विद्युत क्षेत्र में हमने इसको रखा है, और जिसका मान है E। इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E मान रखा है। तो आपको बताना है कि ये घूमेगा, क्या ये घूमेगा, क्या ये छड़ घूमेगी, ये छड़ घूमेगी। अगर ये छड़ घूमेगी तो आपको बताना है कि जैसे ही ये घूमना शुरू करे तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, जैसे ये घूमना शुरू करेगी तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि अल्फा बताना है आपको कि अल्फा कितना होगा, अल्फा आपको इसको निकाल के बताना है। तो बता सकते हो क्या, कैसे निकालोगे अल्फा, कैसे निकालोगे आप अल्फा के लिए जानते हो कि अल्फा जो होगा ना, वो टाउ बराबर आई अल्फा से मैं निकाल पाऊंगा, टाउ बराबर आई अल्फा से मैं निकाल पाऊंगा, जहां पे आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होना चाहिए और बाकी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन टॉर्क निकालने का एक तरीका और है मेरे पास। वो तरीका क्या है, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा हो, क्योंकि एक ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव के ऊपर टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, पीई साइन थीटा से, P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा से हम निकालते हैं। तो P का मान क्या है, यहां पर इसके बीच की दूरी आप क्या लेते हो, इसके बीच की दूरी आप ले लो वही 2L, इसके बीच की दूरी आप ले लो 2L, जो कि हम बचपन से लेते हुए आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L इंटू E और साइन 90। थीटा क्या होता है, एंगल होता है P और E के बीच में। अब P का डायरेक्शन इधर है, E का डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो आपके पास टाउ कितना आ गया यहां से, 2QEL। ठीक है, थोड़ा सा मैंने घुमा फिरा के लिख दिया है उसको, तो 2QEL के बराबर ये आ गया है। अगर इतना आ गया है तो यहां से तो क्या लिख पाओगे आप, 2QEL बराबर I। अब I निकालना है भाई साहब, I कैसे निकाला जाए। ठीक है, आप देखो किस अक्ष पे घूमेगा, ये इस बिंदु पे घूमेगा, इस अक्ष पे घूमेगा। यहां पर जो अक्ष है, इस अक्ष पर ये घूमने वाला है। तो इस अक्ष पे आपको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इस अक्ष की दूरी पता होनी चाहिए आपके, द्रव्यमान कितना दूर है इस अक्ष से, तो ये L दूरी पर है। तो कितना होगा इसका I आएगा इसका ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर। ये दो बिंदुवत आवेश हैं जो कि छड़ के कोनों पर रखे हैं। छड़ के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, इसलिए हम किस प्रकार से निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे इसको लिखेंगे ml स्क्वायर और इसको ml स्क्वायर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2ml स्क्वायर आएगा, और ये यहां पर रख देंगे तो 2ml स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा।
और कितने और इसको किससे गुणा करेंगे, अल्फा से। अल्फा हमें चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, क्यू ई बटे एम एल के बराबर आ जाएगा, क्यू ई बटे एम एल के बराबर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चर्चा हमने की, ये हमने एक सवाल बनाया इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही मैं सवाल देता हूं अब आपको वीडियो पॉज करना है, आपको खुद से ट्राई करना है और आगे बढ़ते चलना है मेरे साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्या करें हम दूसरे क्वेश्चन में, हम दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं कि हमारे पास एक और छड़ है। ठीक है, अब छड़ में द्रव्यमान है, अब छड़ में द्रव्यमान है। ठीक है, इसे प्लस 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 आवेश है आधे में। ठीक है, और माइनस 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 आवेश है आधी लेंथ। ठीक है, आधी लेंथ में ऐसे ऐसे आवेश हैं। इसका लैम्डा इसका है आपके पास घनत्व और इसका माइनस लैम्डा आपके पास घनत्व है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी लोगे, इनके बीच की दूरी आप कितनी लोगे, दूरी इसकी लंबाई कितनी लोगे, इसकी लंबाई ले लो आप 2l। इस छड़ की लंबाई आपने कितनी लेनी है, 2l आपने लंबाई ले ली है भाई। ठीक है, और इसको हमने कहां रखा है, इसको हमने रखा है एक विद्युत क्षेत्र में, जो कि E से हमने दर्शाया है कि इसका जो मान है वो E है। अब आपको बताना है कि ये घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर घूर्णन बल लगेगा, घूमेगा, तो आपको अल्फा निकालना है कि जैसे ही घूमना शुरू करेगा तब इसका अल्फा क्या होगा, जल्दी से निकाल के बता दो मुझे। ठीक है, आपके पास पॉज करने का, वीडियो पॉज करना है, आपको सॉल्व करके इसको करना है। ठीक है, फिर आगे करते हैं। हाँ भाई, तो देखो कैसे करोगे इसको कैसे करोगे, थीटा पता करना हो, थीटा कैसे पता करोगे, 90 डिग्री के बीच में। अब थीटा से पहले पता करना है पी का क्या है। इस रॉड को देखो, ये रॉड है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं मानूं कि इस रॉड पे आपने कहां पर रखना है, आप मानना चाहो कि आवेश आपने कहां रखा है, तो आप कैसे मानोगे। ठीक है, आवेश को आप किस प्रकार मानोगे वो देख लेते हैं। ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये है आपका लेम्डा। तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना होगा आपके पास, लेम्डा एल। ठीक है, पॉजिटिव आवेश की बात कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव आवेश आपके पास कितना होगा, लेम्डा एल, और नेगेटिव आपके पास कितना होगा, माइनस लेम्डा एल। ये आपके पास आवेश होगा, लेम्डा एल और माइनस लेम्डा एल, ये आपके पास आवेश होगा। ठीक है, अगर ऐसा है लेम्डा एल माइनस लेम्डा एल आपके पास आवेश है, तो क्या मैं मान सकता हूं कि जो पॉजिटिव आवेश है वो कहीं यहां पर रखा है और जो नेगेटिव आवेश है वो कहीं यहां पर रखा है, हमने ऐसा मान लिया। और इनके बीच की दूरी कितनी हुई, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, ये L और ये L/2 और ये L/2, इसको मिला के L इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, तो आपके पास जो P आया, जो द्विध्रुव आघूर्ण आया, वो कितना आया, P बराबर लेम्डा एल इंटू एल, यही होता है। तो P हो जाएगा हमारे पास लेम्डा एल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस तरफ, ये इसकी दिशा होगी। ठीक है, लेम्डा एल, और E हमारा इस तरफ है। अगर E इस तरफ है हमारा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर इनके बीच में एंगल होगा। तो आप बोल सकते हो कि जो टॉर्क होगा, इस पे जो टॉर्क काम कर रहा होगा, वो PE sin 90 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से P कितना आया, लेम्डा एल स्क्वायर, E का मान तो E है ही। ठीक है, और मुझे निकालना है अल्फा, तो मैं इसको किसके बराबर कर दूं, I अल्फा के बराबर, I अल्फा के बराबर। तो लेम्डा एल स्क्वायर इंटू E। अब I का मान रखना है, I का मान क्या होगा, देखो इसके सेंटर ऑफ मास जहां पर है उस वाले अक्ष पर ये घूमेगा, मतलब यहां से ये घूमेगा, मतलब इस वाले अक्ष पर ये घूमेगा, जो ऐसा अक्ष जो कि अंदर हो, इस पे ये रॉड घूमेगी। ठीक है, रॉड घूमेगी तो क्या लेंगे, I अल्फा। I कितना होगा हमारे पास, M, इसका मास अपने M लेना है। ठीक है, M 2L इसकी लेंथ है, 2L स्क्वायर बटे 12 इंटू अल्फा। ठीक है, यहां से अल्फा हमें निकालना है, तो कितना होगा, लेम्डा एल स्क्वायर इंटू E बराबर ML स्क्वायर बटे 3 इंटू अल्फा। इसको काटोगे तो ML स्क्वायर 3 बचेगा, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू लेम्डा ई 3 लेम्डा ई बटे M के बराबर आ जाएगी। ये 3 लेम्डा ई बटे M के बराबर आपके पास इसका मान आ जाएगा, जो कि अल्फा का मान होगा। ठीक है,
ये समझ में आया क्वेश्चन? इसमें हमने क्या किया, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसके अंदर, है ना। हमने क्या लिया, अब क्या लिया, अब थोड़ा सा और डिफरेंट कर लो, ठीक है। अब आप कर पाओगे, आप खुद से कर पाओगे अब अगला सवाल, ऐसा मुझे लगता है। ये है वलय, ठीक है। ये आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसमें ऊपर की तरफ प्लस 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 है और नीचे की तरफ माइनस 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 आपके पास आवेश है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, इसका जो घनत्व है वो लैम्डा है और इसका भी घनत्व जो है वो लैम्डा है, ठीक है। आवेश घनत्व इसका लैम्डा, इसका भी लैम्डा है। चलो, इसका जो मास है वो द्रव्यमान है वो m के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और कुछ देने की जरूरत है क्या? और चलो, अब निकालो, जरूरत पड़ेगी तो हम, इसके जो त्रिज्या है वो r है, त्रिज्या है जो इसकी वो r है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना इसमें टॉर्क, इसका जो टॉर्क नहीं, इसका जो कोणीय त्वरण होगा वो आपको निकालना है कि इसका कोणीय त्वरण कितना आएगा। निकाल के बताओ जल्दी से, कोणीय त्वरण निकालो, इसका कोणीय त्वरण कितना आने वाला है, जल्दी करो। देखो भाई, ट्राई कर लियो, देखो कैसे करना है। हाँ भाई, कैसे करेंगे, हमारे पास तो हमें चार्ज चाहिए, पहले तो कितना कितना आवेश है इसमें। इसके ऊपर ऊपर वाले की बात करता हूँ तो ऊपर वाले पे कितना आवेश मान सकते हैं हम कुल, ठीक है। इसके ऊपर जो मान कह सकते हैं कुल आवेश कितना है, वो है लैम्डा इंटू पाई आर, ये इसके ऊपर कुल आवेश। नीचे वाले की बात करूँ तो माइनस लैम्डा इंटू पाई आर, ये इसके ऊपर आवेश, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है ये, है ना। अच्छा, तो ये अब हमें क्या करना है, हमें मानना है कहाँ पर हम चार्ज को रख सकते हैं। जो सेंटर ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं वहाँ हम कितना कहाँ पर रख सकते हैं। तो एक वलय अगर मेरे पास हो तो वलय का आप देखो, अर्धवलय हो तो अर्धवलय का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो 2r बाई पाई के बराबर आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2r बाई पाई की दूरी पर मानता हूँ कि यहाँ पर कितना आवेश रखा है, लैम्डा पाई आर, ठीक है। और नीचे की बात करें तो नीचे भी इतनी ही दूरी पर 2r बाई पाई दूरी पर कितना रखा है, माइनस लैम्डा पाई आर, ये आपके पास आवेश रखा है। तो बेसिकली आपके पास कंडीशन क्या हो गई है कि आपके पास दो आवेश हैं, ये और ये, लैम्डा पाई आर और माइनस लैम्डा पाई आर ऐसे रखे हैं। और इनके बीच की दो दूरी है वो कितनी है, 2r बाई पाई ऊपर है और नीचे 2r बाई पाई है, तो 2r बाई 2 पाई, r बाई पाई इनके बीच की दूरी है, ठीक है। ये आपके पास दूरी हो गई। तो आपको P कितना मिलेगा, यहाँ से P आपको मिल जाएगा लैम्डा पाई आर इंटू आर बाय पाई, इंटू आर बाय पाई आपके पास मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये हमें यहाँ से मिला है 2r बाई पाई, ये लैम्डा पाई आर, सही है बिल्कुल। अच्छा, ये हमें P मिला है। अगर E की दिशा की बात करते हैं हम तो E की दिशा कुछ यहाँ पर उस तरफ होगी और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि P का जो दिशा है वो इस तरफ है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है, तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो हम बोल सकते हैं टॉर्क जो होगा इसका वो कितना होगा, PE साइन 90 के बराबर होगा, ठीक है। अब P कितना है आपके पास, क्या क्या कट रहा है, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई, तो ई है साइन 90, साइन 90 1 है और हमें चाहिए इसका कोणीय त्वरण कितना होगा, तो इसको आई अल्फा के बराबर हम करते हैं। एक वलय का आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है इंटू अल्फा। यहाँ से आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा का मान आपके पास लैम्डा ई बटे एम के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास अल्फा का मान आ गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है यहाँ पे, आपको अगर इन्फॉर्मेशन है कई सारी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, तो ये अगर चीज़ें पता है आप आराम से कर लोगे, नहीं पता है तो फिर तो आप इसको नहीं कर सकते। हम अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इस पर, है ना। एक सवाल और देखते हैं हम इस पर। देखो भाई, ये क्या है, ये है आपका ठोस गोला, ठीक है। इस ठोस गोले में अंदर सब जगह पर ऊपर की तरफ प्लस 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 आवेश है
और नीचे की तरफ माइनस 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 आवेश है। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, ये बात अगर आपको पता है तो आपसे पूछा यह गया है कि अगर इसका मास m है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और इसके ऊपर इसका जो आवेश घनत्व है यहाँ ऊपर की ओर रो है और नीचे की ओर माइनस रो है, ठीक है, रो और माइनस रो आपको आवेश घनत्व दे दिए हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ठीक है, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ऊपर नीचे बना देता हूँ बस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, क्योंकि इसका कुल आवेश शून्य हो रहा है, तो एक द्विध्रुव की तरह काम करेगा। अगर द्विध्रुव की तरह काम करेगा तो ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा इसके बाद टॉर्क लग रहा है, इसके बाद एक घूर्णन बल लग रहा है, अगर टॉर्क लग रहा है तो घूमेगा। घूमेगा तो आपको बताना है कि इसका कोणीय त्वरण कितना होगा शुरुआत में, अल्फा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे, ट्राई करो इसको। आपको ट्राई करना है इसको, तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई करो इसको। मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, आप पॉज करो वीडियो को, पहले ट्राई करो, फिर सोल्यूशन को देखो कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। पहले दो सवाल जो हमने किए हैं थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वैसा ही है। पहले अगर आवेश की बात करूं मैं कि ऊपर कितना आवेश है, ऊपर कितना आवेश है, तो आप बोलोगे कि इस रो को इसके आयतन से गुणा कर दो। ठीक है, तो हम कर देते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसे करते हैं। तो रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर इसका मान आ जाएगा। नीचे की बात करूं तो माइनस रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना इस पे आवेश है। अच्छा, अगर मैं मानना चाहूं कि कहाँ रखा है ये आवेश, तो मुझे चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होना चाहिए, और ये जो होता है ये r/8 दूरी होती है, ये दूरी r/8 होती है ना। सेंटर ऑफ मास जो होता है सॉलिड स्फीयर का, वो सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो r/8 दूरी पर आता है। तो ऊपर वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो यहाँ से r/8 दूरी, यहाँ से r/8 दूरी पर आएगा केंद्र से, है ना, केंद्र से r/8 दूरी पर आ गया। चलो ठीक है, तो यह हमें पता चल गया। तो हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि यहाँ पर दो आवेश मेरे पास इस प्रकार से हैं, जो कि इसका मान क्या है, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, और नीचे वाले का मान क्या है, माइनस रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये मान है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r/8 प्लस r/8, यानी कि r/4 दूरी है। तो ये हमारा द्विध्रुव हमें मिल गया है। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी, और ई की दिशा किधर है हमारे पास ई की दिशा है वो इस तरफ है। तो आप देख सकते हो P और E के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आप लिख सकते हो टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, PE sin 90 के बराबर, जो कि I अल्फा के बराबर भी होना चाहिए, बिल्कुल बनता है। तो P का मान क्या है, P का मान आपके पास क्या आएगा, P का मान आपका आएगा Q इंटू ये दूरी। तो Q कितना है, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू दूरी कितनी है r/4, और E तो E है, और I का मान कितना आएगा, I होता है 2/5 mr², एक सॉलिड स्फीयर के लिए, और इंटू अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास कहानी बन गई है। कुछ कटेगा तो काट पीट होगी, जो भी होगा वो काट पीट लेना, आप खुद से इसको सवाल को अब आगे हल कर सकते हैं। आपको अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर किसी एक ऐसे हमने आकार को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया है जिसका जो कुल आवेश है वो शून्य बन रहा है, तो हमें पता है वो द्विध्रुव बना रहा होगा, और अगर द्विध्रुव बना रहा होगा तो वो घूम रहा होगा तो उसका अल्फा निकालना सीखा मैंने। और भी इसमें आगे चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, अल्फा पूछ लिया, फिर पूछ लिया कि इतने समय बाद ओमेगा क्या होगा, ये होगा वो होगा, वो कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन आपको मैंने एक सार बता दिया है कि ऐसे सवालों को टैकल कैसे करना है, आगे कैसे लेकर चलना है। ठीक है, ये हुई टॉर्क की बात। हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं कहानी को, है ना। चलो चलो भाई, चलो नई चीज़ और सीखते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, जब आप इसको द्विध्रुव को लेते हो ना, तो क्या होता है इसके साथ, जब आप द्विध्रुव को छोड़ देते हो किसी फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में, तब इस बेचारे के साथ होता क्या है उसको सीखो। तो देखो भाई, हमने ऐसे द्विध्रुव ले रखा है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ये दिशा बता दी है हमने कि इस तरफ है। ठीक है, अच्छा भाई, ये P की दिशा है इस तरफ, और ये E की दिशा है। अच्छा, अभी इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किधर घूमेगा, तो आप क्या बताओगे
क्या आप बोलोगे कि ये इस तरफ घूमेगा, ठीक है। टॉर्क जो है इसका जो घूर्णन बल है वो अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि इसको इधर घुमाएगा, इस तरफ घुमाएगा, ठीक है। जिसमें मेरी उंगलियां घूम रही है इस तरफ घुमाएगा। चलो अच्छी बात है। अब ये घुमाएगा 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 घुमाएगा, घुमाते घुमाते इसको बिल्कुल सीधा कर देगा और सीधा करके इसको नीचे लेके जाएगा, ठीक है। नीचे लेके जाएगा भैया, नीचे ले गया। अब जैसे ही नीचे ले जाएगा तब क्या होगा, मान लो अब ये ऐसे आ गया, है ना। अब ये ऐसे आ गया। अब पी की दिशा किधर हो गई, पी की दिशा इस तरफ हो गई। अब आप देखोगे इसका घूर्णन बल किधर होगा, इसको पी क्रॉस सी बाहर की तरफ, पी क्रॉस सी बाहर की तरफ लेकर आया इसको। तो ये बोलोगे कि आप ये जो द्विध्रुव है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमता रहेगा, ये ऐसा करता रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसे करता है तो इसके ऊपर हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी होती है, हमारे पास सवाल बन के आता है। तो सवाल क्या बन के आता है इसके ऊपर, हमें पहले तो ये बोलता है कि बताओ ये सरल आवर्त गति कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको पता चल गया कि ऑसिलेशन तो कर रहा है, मतलब ये टू एंड फ्रो चल रहा है, चलता जा रहा है, ये ऑसिलेशन तो कर रहा है, लेकिन क्या सरल आवर्त गति कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, आपसे पूछा जाएगा। तो हम चेक करते हैं सरल आवर्त गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है इसका, पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। और आप देखोगे कि ये टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क है, ये इसको हमेशा अपनी इसी स्थिति में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको उधर लाने की कोशिश कर रहा है, और जब ये नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये टॉर्क जो है ना, ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमेशा जिस जगह जाना चाहता है द्विध्रुव उसके उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो है ना, इसके साथ हमें एक माइनस साइन लगा देना चाहिए। इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि इसको अपनी जगह पे वापस लाने के प्रयास में लगा रहता है, ठीक है। तो ये माइनस पी साइन थीटा होता है। अब ये थीटा जो होता है, ये थीटा होता है छोटा, स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये काफी छोटा होता है, बहुत बड़े बड़े एंगल नहीं होते हैं। अगर ये छोटा है तो आप बोल सकते हो कि टी जो है वो पीई थीटा के बराबर है, पीई थीटा के बराबर है, ठीक है। अगर क्यों हमने ऐसा क्यों किया, हमने बोल दिया छोटे थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है, छोटे थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या रख दिया, टॉर्क जो है माइनस पीई थीटा यहां से आ जाता है, ठीक है। अब टॉर्क आपने क्या बता दिया, माइनस पीई थीटा, ठीक है। यहां से आप क्या बोल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। ये दर्शा रहा है कि ये सरल आवर्त गति कर रहा होगा, ऐसा दर्शा रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहा होगा। आपसे पूछा यह जाता है कि इसका जो आवर्त काल है वो क्या होगा, टी क्या होगा इसका। ये जो आवर्त काल होगा, ये जो बार बार अपने जगह से वापस पहुंच रहा है, अपने ये एसएचएम कर रहा है, तो इसका आवर्त काल क्या होगा आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता है आवर्त काल जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट आई बटे के के बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बटे के बराबर होता है। यहां से आप कंपेयर करोगे तो के किसके बराबर आएगा, आपके पास के आएगा यहां से पीई के बराबर, किसके बराबर, पीई के बराबर आएगा। तो आपको टी कितना मिल जाएगा, यहां से आपको टी मिल जाने वाला है 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। ये हुई बात है ना, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी, ये बात हुई साहब, ये चीज है। ये आपको पता चल गया कि इसका टाइम पीरियड जो होगा वो इसके बराबर आने वाला है। तो आपसे पूछ लिया जाए, मान लो डेटा दे दिया जाता, आपको पी का मान दे दिया जाता, ई का मान दे दिया जाता, थीटा दे दिया जाता, आपसे पूछा जाता कि इसका टाइम पीरियड बताओ, आवर्त काल कितना आएगा, आप निकाल सकते थे, आराम से कर सकते थे, ठीक है। सब चीज़ आपको दी जाए तो एक अच्छा सवाल बन जाता है। इसके ऊपर पूछा जाता है टाइम पीरियड, और अलग कंडीशन दे दी जाती है कि इसके अंदर ये ऐसा है और वो ऐसा है, कुछ भी कंडीशन करके आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि आप बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये हो सकता है कि आपको एक चकती दे दे, ठीक है, एक स्फीयर दे दे, एक रॉड दे दे, टाइम पीरियड उसका पूछ ले, तो कोई उसमें कुछ वो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें पता है हमें रॉड वाला सवाल कैसे करना है, हमें चकती वाला, वले वाला, स्फीयर वाला सवाल कैसे करना है, वो पीछे करते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। उसका भी हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। चलो, तो ये हुई बात। अगर ऐसी बात है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को, और आगे चीज़ें सीखते हैं। हाँ भाई, आगे चलो। अच्छा, अब द्विध्रुव को कहाँ रखना है, द्विध्रुव को अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में ही रखा रहने दो, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं हम द्विध्रुव को, और अभी भी विद्युत क्षेत्र में ही रखते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मैं ना एक
उदासीन वस्तु को उठाकर लेकर आया और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यहाँ पर लाके, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में कितना कार्य किया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में कितना कार्य किया जाएगा, तो क्या बोलोगे? कार्य किया जाएगा इसमें जीरो। क्यों जीरो कार्य क्यों किया जाएगा? क्योंकि वस्तु उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो तो अच्छी बात है अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो। लेकिन हमने क्या किया, मैंने इसको दो भाग में बांट लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दो भाग में मैंने इसको बांट लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और माइनस वाले भाग को मैं उठाकर ले गया इससे कितनी दूरी पर, इससे 2l दूरी पर, उठाकर ले गया 2l दूरी पर। ठीक है, तो इस घटना को कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इस घटना को कराने के, इस प्रक्रिया को कराने में? तो आप बोलोगे कि ये q, इधर ये माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश जो हो जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही इस तरफ लग रहा होगा, और ये माइनस चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस विद्युत क्षेत्र में चलाने के लिए मुझे कोई कार्य नहीं करना, मतलब मेरी तरफ से जो कार्य होगा वो एक्सटर्नल जो कार्य होगा वो बिल्कुल नेगेटिव होगा, और वो उसका मान क्या होगा, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, QE, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है इसका, वो 2l के बराबर हो रहा है। तो आप बोल सकते हो 2QL इंटू E, ये आपके पास आ जाएगा, यहां से ये आपके पास आ जाएगा 2QL इंटू E। ठीक है, माइनस का साइन हम लगाएंगे क्योंकि अपने आप ही चल रहा है, इस वाली फील्ड अपने आप चल जाएगा, तो वर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, माइनस 2QL इंटू E। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर 2QL को चाहूँ तो मैं P लिख सकता हूँ, तो ये माइनस PE के बराबर आ जाएगा, ये माइनस PE के बराबर मुझे कार्य मिल जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कार्य होता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में जाकर स्टोर हो जाता है, वर्क एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो इनिशियल तो कोई इसके पास वो थी नहीं, प्रारंभिक कोई इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी नहीं, तो बस यही यू बचेगा। तो ये जितना भी कार्य करेगा इसका वो स्थितिज ऊर्जा में जाके स्टोर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यू जो होगा माइनस पी के बराबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई। अच्छा, इसी में अगर मैं किसी जनरल सामान्य बिंदु की अगर बात करूं, तो अगर सामान्य बिंदु की बात करूं तो अभी तो मैं इसको सीधा सीधा ले गया था, है ना। इसी फील्ड में अगर हम इसको ऐसे लेके जाएं, इस तरह से, यहां मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है, और मैं इससे दूर ले गया हूं एक माइनस क्यू यहां पर इस तरफ, तो इस पे बल किधर लग रहा होगा, इस तरफ क्यू। ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो घटक होंगे, कौन कौन से, क्यू कॉस थीटा और ये क्यू साइन थीटा। क्यू कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा इसके घटक होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा है तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें करना पड़ेगा कि ये जो है क्यू कॉस थीटा है, क्यू साइन थीटा है, तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, इसको चलाने वाला बल कौन सा है, क्यू कॉस थीटा। तो इस बल से वजह से चला है, जो कार्य हुआ होगा वो भी इसी बल की वजह से हुआ होगा। तो कार्य हम लिखेंगे वो कितना होगा, वर्क एक्सटर्नल बराबर क्यू कॉस थीटा, और कितना विस्थापन हमने कराया है 2l, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 2QL इंटू ई कॉस थीटा। ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2QL की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, PE कॉस थीटा। इसको अगर चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको वर्क एक्सटर्नल की जगह में लिख दिया मैंने U, और P कॉस थीटा की जगह लिख दिया मैंने, और सॉरी माइनस भी लगाना पड़ेगा हमें आगे सब जगह, माइनस P डॉट ई। तो U का मान मुझे क्या मिल गया है, माइनस P डॉट ई। ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है द्विध्रुव की। ठीक है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक समान क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कर लेना आप इसको, ये आपका टॉपिक हो जाएगा इसमें। तो क्या होगा, माइनस पी डॉट ई के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि दो फॉर्मूले हमारे पास आए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, पी क्रॉस ई, और यू का फॉर्मूला, इसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आया, माइनस पी डॉट ई। पी क्रॉस ई और माइनस पी डॉट ई, ये फॉर्मूले हमारे पास आए हैं। तो क्या क्या लिख लोगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख लो। टॉर्क जो आया कितना आया, पी क्रॉस ई के बराबर आया, और यू कितना आया, माइनस पी डॉट ई के बराबर आया। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, काम के हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लो, स्टार मार्क करके। ठीक है, इनको
अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमने कितने केस की बात की, द्विध्रुव को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों क्यों हुआ, ये हमें आज पढ़ा है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चीज़ों को। आ जाओ, चलो भाई आगे चलें। ठीक है, क्या करें, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं फिर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, इस पे एक द्विध्रुव रख देते हैं, यहाँ पर द्विध्रुव रख देते हैं यहाँ पर एक, जो कि P है। कितना है? P है भाई, P है, ये बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लो, x, 0 ले लो, x, 0 है बिंदु है। ठीक है, x, 0 बिंदु है। चलो इस पे आवेश रख दें, इस पे एक आवेश रख दिया हमने q, q रखा है, क्या रखा है? q। और क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि आपको बताना है कि इस डाइपोल की वजह से, इस द्विध्रुव की वजह से इस q पर कितना बल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बताना है कि q पर कितना बल लगेगा, जल्दी से बता दो, q पर कितना बल लगेगा, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। निकाल पाओगे क्या? अच्छा, कैसे निकालोगे? अगर आपको पता चल जाए कि P के कारण क्या फील्ड है, क्या विद्युत क्षेत्र है P के कारण इस Q पर 1,0 पे, तो आप बता सकते हो कि इसका बल कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बल कितना होता है, बल होता है QE के बराबर। ठीक है, QE के बराबर होता है। तो Q कितना है? Q कितना है? Q तो Q है, और E कितना है? E कितना है? उसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2kp बटे एक्स क्यूब, 2kp बटे एक्स क्यूब। कौन से डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में आएगा। फील्ड की दिशा किधर आएगी? मैं आपसे पूछूं, पी की फील्ड की दिशा किधर आएगी? इधर आएगी। तो जो फील्ड की दिशा होगी, क्योंकि पॉजिटिव धनात्मक आवेश है, तो एफ की दिशा भी यही होगी। तो एफ की दिशा किधर आ गई? माइनस प्लस आई कैप में आ गई। तो कितना आ गया हमारे पास? एफ हमारे पास मिल गया 2kpq बटे एक्स क्यूब आई कैप, है ना, ये हमें मिल गया है। चलो अच्छी बात है, यह मिल गया। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि इस Q की वजह से इस P पे बल बताओ, इस Q की वजह से इस P पे बल बताओ, तो बता पाते क्या? कैसे निकाल पाते? तो ये निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको डायरेक्टली अगर मैं निकालने को बोल देता कि Q की वजह से P पे बल लगाओ, लेकिन अब आप बोल सकते हो कि जितना बल P Q पे लगा रहा होगा, उतना ही बल Q P पे लगा रहा होगा, उतना ही बल Q P पे लगा रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं कि जो बल लगा रहा होगा Q किस पे? P पे, वो किसके बराबर होगा? इसका बराबर होगा मान में, और किस डायरेक्शन में? माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर आपको बल निकालने को पूछा जाए और उल्टा पूछा जाए तो आप उसको उल्टा कर लो। ठीक है, क्यू, अगर आपसे P पे पूछा है तो आप Q पे निकाल लो और उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम से हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो बल होगा, वो जो P लगा रहा है Q पे, वो उसका उल्टा, वो उसके बराबर होगा मान में, और विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा तो अच्छी बात है, आपको पता चल ही जाएगा, आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अच्छा भाई, अब क्या कर रहे हैं? अब फिर एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, काम करते हैं। पहले तो एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं हम, ये काम कर लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है ना, है ना। ये आपका, ये द्विध्रुव रखा है यहाँ पर इस पे, ठीक है। इसको मान लो क्या? P1, इसको मान लो P1, और यहीं पे रख दो, एक और द्विध्रुव रख दो। इसको मान लो P2, है ना, x, 0।
ये है आपके पास। अब आपको बताना है कि P1 और P2 के बीच में जो बल होगा, मतलब एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो वो बल कितना होगा, जब ये आपस में बातचीत करेंगे तो एक दूसरे में बल लगाएंगे, अगर एक दूसरे बल लगा रहे हैं तो वही बल बताना है आपको, तो बल कितना आने वाला है उसको निकाल के आपको बताना है। ठीक है, तो कोशिश करो, एक बार पॉज करो वीडियो को, कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसे। चलो, आप एक चीज़ ये जानते हो कि जो डाइपोल होता है, जो द्विध्रुव होता है हमारे पास, वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा द्विध्रुव है यहां पर, ठीक है, द्विध्रुव, कौन सा ध्रुव? द्विध्रुव है ना। अगर मैं बोलूं कि इस P1 की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, यहां पर इस वाले बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ EX के बराबर है यहां पर, ठीक है, ये EX के बराबर है, ठीक है। और ये मान लेता हूं कि इनके बीच की दूरी dx है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मेरे पास, ये जो दूरी है द्विध्रुव के बीच में जो दूरी होती है बहुत छोटी होती है, तो उसको मैं dx लिख लेता हूं। और अगर मैं इसको dx लिख दूं और यहां पर विद्युत क्षेत्र बोलूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो Ex प्लस dx के बराबर होगा, ठीक है। x दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र Ex, और dx x प्लस dx दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र x प्लस dx विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है P1 के कारण, ठीक है, P1 के कारण ये विद्युत क्षेत्र हमें मिल रहा है। चलो अच्छी बात है, अगर ये विद्युत क्षेत्र हमें मिल रहा है तो क्या करें, अब इसमें मिल रहा है तो मिल रहा है ना। कुल विद्युत क्षेत्र की अगर बात करता हूं मैं इसके ऊपर, तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा इसके ऊपर, Ex प्लस dx, Ex प्लस dx पर माइनस Ex पर, ठीक है। और अगर बल की बात करता हूं तो बल कितना होगा इस पे, इसको मैं गुणा कर दूं किससे गुणा कर दूं मैं इसको, कहां गया मेरे पास के क्या आ गया, ये क्या कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, डस्टर कहां गया, क्या कर दिया, ये हटाओ, है ना, ये हटा दिया हमने। तो F कितना आ गया यहाँ से, Q Ex प्लस एक्स माइनस Ex। अब यहाँ पे आवेश कितना था Q, और यहाँ माइनस Q, और यहाँ पे आवेश कितना था Q, है ना। तो इसके ऊपर से हमारे पास कुल बल आएगा वो कितना आ जाएगा, F बराबर Q E X प्लस dx माइनस Ex, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने उल्टी बना दी है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, तो कुल विद्युत क्षेत्र मेरे पास इस तरफ इतना आ जाएगा, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास बल की। अगर बल इतना आया है तो अब क्या किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए, है ना। तो हम लिखते हैं F बराबर Q इंटू E X प्लस dx माइनस Ex, x प्लस dx पे विद्युत क्षेत्र माइनस x पे विद्युत क्षेत्र, और dx से इसको भाग कर देते हैं और dx से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो q और dx मिलके क्या बनाएंगे, q और dx मिलके क्या बनाएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट मेरे पास आ जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, F बराबर कितना है P2, इसको हमने P1 लिया था, इसको हमने P2 लेना था, तो इसको हम लिख दें यहाँ पे, पहले लिखा था मैंने और अब करके लिखा, तो P2 यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, Ex प्लस dx माइनस x बटे dx, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भैया, यहां तो हम फंस गए, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समझ के बाहर है, ठीक। क्या करें इसको, हम कैसे समझें इसको, चलो आप इसको ऐसे समझो। मान लो आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है आपके पास, है ना। और मैं कहता हूं कि इसके अगर मैं अंदर में dy बदलता हूं तो x के अंदर कितना परिवर्तन आएगा, dx का परिवर्तन आएगा, x के अंदर dx का परिवर्तन आएगा। तो y प्लस dy को x प्लस dx का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको थोड़ा सा हल करूं तो y प्लस dy जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 2x स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर प्लस 2x dx के बराबर होगा, है ना। तो ये y प्लस dy जो होगा वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर, dx बहुत छोटा है तो मैं इसको हटा देता हूं, प्लस 2x dx के बराबर ये आएगा, है ना। यहां से मेरे पास मिल गया 2x dx। तो मुझे क्या लिख सकता हूं, ये y को अगर मैं इसको यहाँ पे मुझको y प्लस dy मेरे पास कितना आ गया है, x स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। ये x और y तो बराबर है, x और y बराबर है, यहां से तो इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो dy किसके बराबर आ गया, 2x dx के बराबर आ गया। तो मुझे dy बाई dx क्या मिला, dy बाई dx क्या मिला,
ये 2x के बराबर मिला, dy बाई डी एक्स किसके बराबर मिला, 2x के बराबर मिला। तो ये y जो है इसके अंदर मैंने कितना परिवर्तन किया था, इसके अंदर मैंने dx का परिवर्तन किया था, तो इसका जो मान बाद में आया है और इसका मान जो पहले था, उन दोनों के अंतर को मैं अगर dx से डिवाइड कर दूं तो 2x के बराबर आएगा मेरे पास। वही चीज मैंने यहां से भी की है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, d ऑफ y x प्लस डी एक्स पे माइनस वाई एक्स पे बटे डी एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये dy बाय डी एक्स के बराबर है, ये वन इन द सेम थिंग है, सेम चीज है। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, f जो है उसको p2 इंटू डी बटे dx के बराबर, डी इंटू डी एक्स के बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और e का मान क्या होगा, e होगा p1 की वजह से, और e का मान जो होगा वो कितना आएगा, 2kp बटे एक्स क्यूब के बराबर आएगा। तो यहां पे इसको आप रख दो, f कितना आ गया, p2 d बाय डी एक्स किसका, 2kp बटे एक्स क्यूब है तो उसको x की घात -3 में ऐसे लिख दे रहा हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, हम बोलेंगे f जो होगा वो किसके बराबर आएगा, p2 2kp बाहर ले लो, x की पावर -3 का डिफरेंशिएट कितना होगा, x की घात -4 इंटू 3। तो यहां से आपको f कितना मिल जाएगा, 6k p1 p2 बटे x की घात 4। ठीक है, ये होगा इन दोनों के बीच में फोर्स, ये होगा इन दोनों के बीच में बल। दो डाइपोल के बीच में बल कितने बराबर आता है, 6k p1 p2 बटे x की घात 4 के बराबर आता है। ठीक है, याद रखना चाहो तो याद इसको रख सकते हो, काम का फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए। चलो भाई आगे देखो, फिर से x और y एक्सिस बना ही लेते हैं, है ना। अच्छा, ये x है और ये y एक्सिस है। अच्छा भाई ठीक है, द्विध्रुव रख दिया है जिसका आघूर्ण है p1। ठीक है, और यहां से कुछ दूरी हमने r पर रखा है एक और द्विध्रुव जिसका आघूर्ण है p2। ठीक है, p2, चलो p1 और p2 ऐसे रखे हैं। आपको बताना है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आपको बताना है। तो करो भाई, कैसे करोगे इसको, किस प्रकार से करोगे, कैसे बताओगे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, बताओ भाई बताओ, हम कैसे बता सकते हैं इसको। हम बोलेंगे कि चलो P1 के कारण ना विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि P1 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है। P1 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा लेना पड़ेगा हमें। तो ये कितना है, P1 cos थीटा, और ये इधर इसका क्या है, P1 sin थीटा, है ना। दो घटक हमने निकाल लिए। P1 cos थीटा की वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो कुछ इस दिशा में आएगा, कुछ इस दिशा में आएगा, P1 की दिशा में आएगा। तो P1 की दिशा तो इधर है, तो कितना होगा, 2k P1 cos थीटा बटे r क्यूब, है ना। और इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो उधर आएगा, इसकी उल्टी दिशा में है क्योंकि लंबवत दिशा में है ना। तो E2 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको E1 लिया हमने, इसको E2 लिया, तो KP sin थीटा बटे r क्यूब। ये दोनों चीजें हमें मिल गई, KP sin थीटा बटे r क्यूब और 2KP1 cos थीटा बटे r क्यूब। ठीक है, KP1 आ जाएगा था। ये मिल गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम P2 और E1 की। P2 और E1 का जो इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में जो बातचीत होगी, उसके अनुसार मैं अगर U लिखना चाहता हूं तो वो क्या होगा, -PE cos थीटा के बराबर। वो थीटा अलग है, ये वाला थीटा अलग है। तो ये थीटा कौन सा है, E और P के बीच में जो एंगल है, E1 और P2 के बीच में जो एंगल है, तो E1 और P2 के एंगल बीच में एंगल क्या है, 0। तो क्या लिखूंगा मैं, -P2 E1 cos 0। ठीक है, प्लस
माइनस P2E2 कॉस P2 और E2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया u बराबर माइनस P2E1 कॉस 0 इज 1, वो 0 हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा माइनस P2E1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। और E1 कितना है मेरे पास माइनस P2 2kP1 कॉस थीटा बटे एक्स आर क्यूब। u कितना हो जाएगा माइनस 2k P1 P2 कॉस थीटा बटे आर क्यूब। ये हो गया आपके पास u का मान, ये आ गया आपके पास किसका मान u का मान। तो इतना इंटरेक्शन एनर्जी होगा इनके बारे में, इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी इस निकाय के अंदर। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा क्लास के अंदर, आज हमने सीखा है कि अगर मेरे पास एक द्विध्रुव है, उसको मैं किसी फील्ड में रख देता हूँ, किसी विद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ, तो उसके ऊपर क्या लगता है घूर्णन बल लगता है। कैसे लगता है, क्या फॉर्मूला आता है वो हमने निकाला। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है किसी अगर मैं द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दूँ तो क्या स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी, और कैसे उसमें SHM करता है, उसके ऊपर हमने सवाल देखा। और बाकी हमने अल्फा निकालने की कोशिश करी है कुछ सवालों के अंदर जो काम आता है आपके पास। ठीक है, और ये हमने इनके अगर किसी पॉइंट चार्ज के बिंदुवत आवेश को मैं डायपोल के साथ देखता हूं तो कैसे बल लगता है दोनों के ऊपर, या दो डायपोल एक दूसरे पर कैसे बल लगाते हैं। या तीसरी बात हमने देखी कि इसमें अगर दो डायपोल हैं या एक पॉइंट चार्ज एक डायपोल है, उसमें उनके निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो लगभग डायपोल सा खत्म सा है। ठीक है, अगली क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।